वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पांडास लाइब्रेरी को डिस्कस करना, पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपल कमांड रन करें, पिप इंस्टॉल पांडास cmd में जाकर। ठीक है, कमांड लाइन में जाकर आप आ, आ, ये सिर्फ कमांड रन करेंगे, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस पांडास, तो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। आज जो इन्वायरमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जुपिटर नोटबुक है। ये मैंने इसलिए चूज़ किया कि मेरे ख्याल से इस पे लेक्चर देना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो लास्ट टाइम तो हमने पाइथन का अपना आईडीई यूज़ किया था, आज मैं जुपिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस इन्वायरमेंट डिफरेंट है काम करने का, अदरवाइज चीज़ें वही हैं। पहले मैं आप लोगों को ये CSV फाइल दिखा देता हूँ जिसके ऊपर मैं काम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम सलाम। जी जी। अच्छा, बच्चे ऐसा है कि मैं इस वक्त क्लास ले रहा हूँ, आप 1 घंटे तक मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। जी, आवाज आ रही है मेरी? ये आपको एक्सेल शीट नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। जी सर। ठीक है, CSV फाइल है। ये डाटा मैंने नेट से उठाया हुआ है। इसके अंदर स्टेट्स मेंशन है अमेरिका की, पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम, ये असल में हनी प्रोडक्शन का डाटा है। ये 2003 से लेकर 2012 तक का डाटा है। ठीक है, हर स्टेट का, अमेरिका की जो डिफरेंट स्टेट्स है, हर स्टेट का हनी प्रोडक्शन का डाटा है कि इस स्टेट में कितनी नंबर ऑफ कॉलोनीज थी हनी की। ठीक है, उनकी यील्ड प्रोडक्शन क्या थी, पर कॉलोनी यील्ड क्या थी, टोटल प्रोडक्शन क्या हुई, स्टॉक कितना हुआ, प्रोडक्शन वैल्यू कितनी थी, ये अमाउंट होगी उसकी, और किस साल में हुआ। ठीक है, ये कुछ कॉलम्स हैं। स्टेट का नंबर ऑफ कॉलोनीज का, यील्ड पर कॉलोनी, टोटल प्रोडक्शन, स्टॉक्स, प्रोडक्शन वैल्यू और ईयर। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। ये डाटा आप लोगों के सामने ही है, ज़्यादातर न्यूमेरिक डाटा है। ठीक है, कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिए ताकि हम जब डाटा क्लीनिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए डाटा क्लीनिंग का टॉपिक। तो ये ईयर वाइज और स्टेट वाइज डाटा है हनी प्रोडक्शन का। अच्छा, पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट पांडास लिखते हैं। एस पी डी इसलिए लिखा, मैं जब पीडी को यूज करूंगा इसका मतलब मैं पांडास की लाइब्रेरी को यूज कर रहा हूँ। तो कोई भी एक्सटर्नल फाइल को रीड करने के लिए, अगर वो CSV फाइल है तो ये पांडास की कमांड है, PD.read_CSV।
ठीक है, अगर CSV फाइल आपने यूज करनी है अपनी इन्वायरमेंट में, उसको रीड करना है, तो आप उसको pd.read_csv की कमांड से आप उसको रीड कर सकते हैं। ये फाइल का नेम अंदर मैंने लिखा है एक्सटेंशन के साथ, और इसको मैं स्टोर करवा रहा हूँ डाटा DF में। DF एक वेरिएबल है। वैसे पांडास की लाइब्रेरी में इसको डाटा फ्रेम कहा जाता है। पांडास की लाइब्रेरी में कोई भी चीज अगर स्टोर हो तो वो डाटा फ्रेम्स की सूरत में होती है। डाटा फ्रेम की जो शेप है वो टेबल की तरह की होती है, मतलब इसके अंदर रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। अब इस डाटा फ्रेम में क्या इंपोर्ट हुआ है वो अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट की कमांड देता हूँ, डाटा फ्रेम मेंशन करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये मुझे वो CSV फाइल का सारा डाटा दिखा रहा है। कुछ रोज इसने कंप्रेस कर दिए। ठीक है, तो ये स्टेट्स का डाटा दिखा रहा है, नंबर ऑफ कॉलोनीज, यील्ड पर कॉलोनी, टोटल प्रोडक्शन, स्टॉक्स, प्रोडक्शन वैल्यू और ईयर। आप लोगों को अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग साथ साथ मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मूव करता जाऊंगा आगे। अगर किस चीज की समझ नहीं आती तो आप लोग माइक ऑन करके मुझसे पूछ लीजिएगा। जी सर ठीक अगर है। मैं किसी स्पेसिफिक कॉलम को देखना चाहता हूँ तो मैं ब्रैकेट यूज करूंगा और कॉलम का नेम मेंशन कर दूंगा, तो मुझे सिर्फ वही स्पेसिफिक कॉलम दिखा देगा। ठीक है, अगर मैं दो कॉलम्स देखना चाहता हूँ तो दो कॉलम्स देखने के लिए मुझे ब्रैकेट्स दो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। एक से ज्यादा कॉलम यूज करने के लिए मुझे दो ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ती हैं, और यहाँ पर मैं कॉलम का नेम मेंशन कर दूंगा तो ये मुझे दो कॉलम्स दिखा देगा। ठीक है, ये तो कॉलम्स फिल्टर हो गया। अगर मैंने रोज फिल्टर करनी है, सपोज मैं चाह रहा हूँ कि रो नंबर 10 से लेकर रो नंबर 50 तक डाटा शो हो, तो मैं इसके बाद ब्रैकेट यूज हुआ और 10:20 मैं कर दूंगा, तो ये आप लोगों को 10 से लेकर 20 इंक्लूड नहीं होगा, 19 तक। अगर आपने 20 को भी देखनी है, व्यू करनी है, तो यहाँ पर आप 21 मेंशन करेंगे, तो 10 से लेकर 20 तक ये दिखा रहा है उन्हीं कॉलम्स का जो आपने मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं डाटा देखना चाहता हूँ कंडीशन लगाकर, फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि ईयर, स्पेसिफिक ईयर का डाटा अगर मैं देखना चाहता हूँ, सिर्फ ईयर के ऊपर मैं कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, सपोज मैं 2003 का डाटा देखना चाह रहा हूँ, अगर एरर आया है सर, ब्रैकेट्स का इशू है। हाँ, एक मिनट में सिंटैक्स देख लूँ इसका। DF सर DF एक बार ही आएगा। नहीं, अगर मैं कंप्लीट DF देखना चाहता हूँ तो ये उस चीज के लिए मैंने कहा है, ये DF की ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज नहीं की मैंने। ये देखें, मैं पूरा डाटा फ्रेम देखना चाह रहा था तो इसलिए मैंने DF दो बार यूज किया। ये DF को दिखाएगा लेकिन इस कंडीशन के तहत दिखाएगा। ठीक है, जहां पर ईयर 2003 है उसका उस कंडीशन के ऊपर पूरा डाटा फ्रेम दिखा रहा है मुझे। ठीक है, अभी आप देख लेंगे 2003 का डाटा दिखा रहा है मुझे सिर्फ। ठीक है, अगर मैं ये कंडीशन लगा देता हूँ, स्टेट के ऊपर कंडीशन लगाता हूँ कि मुझे किसी स्पेसिफिक स्टेट का डाटा व्यू हो, सपोज मैं चाहता हूँ कैलिफोर्निया का डाटा नजर आए मुझे सिर्फ, तो स्पेसिफिक स्टेट का डाटा व्यू होगा। अच्छा, ये फिल्टरिंग हो गई, रो सिलेक्टिंग हो गई, स्लाइसिंग हो गई,
स्लाइसिंग से मुराद ये है कि मैं स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूँ, फिल्टरिंग से मुराद ये है कि मैं स्पेसिफिक रोज सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो रोज भी सिलेक्ट कर लिया हमने, कंडीशन लगा के ऊपर भी चेक कर लिया। अगर मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ डाटा को, सॉर्टेड डाटा व्यू करना चाहता हूँ सर, अगर इसमें डबल कंडीशन इंप्लीमेंट करें, मतलब स्टेट के साथ हम ईयर को भी सर्च आउट करें डाटा, हाँ वो भी करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर एंड लगेगा या दूसरा एंड आएगा, मैं इसी को सर यही वाला एंड आएगा जो आपने लगाया, पाइथन का सिंटैक्स यूज करता है ये। df state is equal to ca, year is equal to सर अगेन ब्रैकेट्स का इशू है। ब्रैकेट्स। और सर ईयर भी हम उसमें इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे भला, क्या हम स्पेसिफिक उसका कर रहे हैं? बेशक यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है ये, लेकिन नहीं ईयर इसी में ही आएगा, इंटीजर वैल्यू लेगा वो। बहरहाल एंड के साथ ना हम मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हैं। एक ही डीएफ के अंदर ना, एक ही डीएफ की जो ब्रेसेस है उनके अंदर आप डबल कंडीशन लगा सकते हैं। सर आपने जो दोबारा डीएफ लिखा है ना बाद में अगेन, इसकी ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं रहेगी। और 2003 के वो इन्वर्टेड कॉमास भी खत्म कर दें बेशक। अब सब ब्रैकेट क्लोज करें, ये ब्रैकेट क्लोज करें, ये ठीक है सर। ये ठीक है। वैल्यू ऑफ सीरीज इज कम। सर एक पढ़ने देना यूज आंटी बोला टाइम आइटम। अच्छा बार ब्रैकेट्स का इशू है, हम मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट का या कहीं पर कॉमे का कोई इशू आ रहा है? यस सर, पता भी नहीं है। कह रहा है भी सीरीज ले रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ग्रुपिंग करना चाहता हूँ तो मैं ग्रुपिंग भी कर सकता हूँ। सर ये एरर इसलिए आ रहा है कि आपने एंड लिखा हुआ है ना, आप सिंपल एंड का साइन यूज करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा जो लास्ट वाला। अच्छा, पाइथन के सिंटैक्स में वो एंड का सर वो इसलिए है कि जो हम इस पंडाल जो है ना यूज वही करते, ये सिंगल एंड आएगा। अच्छा, सिंगल एंड आएगा, सही है। और के लिए जो है हम और का जो साइन यूज करते हैं वो आएगा। सही है। अच्छा, ये अब मैंने ग्रुपिंग यूज की है। अब ग्रुप बाय मैं कर रहा हूँ ईयर और सम ले रहा हूँ तमाम कॉलम्स का। ठीक है, अब 2003 की जितनी कॉलोनीज है ये उनका सम दिखा है। ठीक है, और प्रोडक्शन यील्ड पर कॉलोनी का सम दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं मिनिमम वैल्यू भी ले सकता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू भी ले सकता हूँ, मीन भी ले सकता हूँ, किसी और कॉलम के अगेंस्ट भी ग्रुपिंग कर सकता हूँ। सपोज मैं चाह रहा हूँ, मैं स्टेट वाइज देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये स्टेट वाइज सम कर रहा है, मीन ले रहा है। ठीक है, हर कॉलम का स्टेट वाइज मीन ले रहा है। अच्छा, एक और ग्रुपिंग से पहले एक और अच्छी कमांड थी, वो थी डिस्क्राइब की। ये हर कॉलम का यहाँ पर देखे
काउंट भी करके बता रहा है, मीन भी बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता रहा है, मिनिमम वैल्यू भी बता रहा है, 25%, 70%, मैक्सिमम वैल्यू भी बता रहा है। हर कॉलम को ये डिस्क्राइब करके बता रहा है कि इस कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इस कॉलम का, और मीन वैल्यू क्या है। जो स्टैटिस्टिकल उसकी डिस्क्रिप्शन है वो सारी दिखा रहा है। इसके अलावा हम पांडास के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप शेप चेंज करना चाहें तो आप शेप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉलम्स मेंशन करने पड़ेंगे, किस कॉलम, स्टेट, कॉमा, ईयर। ठीक है, ये अब स्टेट और ईयर वाइज नंबर ऑफ कॉलोनीज दिखा रहा है। स्टेट ऑफ और ईयर वाइज प्रोडक्शन वैल्यू दिखा रहा है। इसी तरह ये सारे कॉलम्स स्टेट और ईयर वाइज दिखा रहा है। जो डाटा फ्रेम थी उसकी शेप चेंज हो गई। ये सिर्फ नंबर ऑफ कॉलोनीज दिखा रहा है। 2003 में एएल स्टेट में नंबर ऑफ कॉलोनीज 13,000 थी, 2004 में 12,000 हुई, 2005 में 13,000 हुई। ठीक है, इसी तरह ये हर कॉलम को आगे दिखा रहा है। यहां से ये प्रोडक्शन वैल्यू स्टार्ट कर रहा है। 2003 में इतनी थी, 2004 में इतनी थी, 2005 में इतनी थी। ठीक है, अच्छा इसके बाद मर्जिंग डाटा फ्रेम्स को हम मर्ज करना चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं। अच्छा, मर्जिंग मैं बाद में करवाता हूँ, पहले मैं क्लीनिंग करवा लेता हूँ। डाटा क्लीनिंग, CSV जरा छोटी ले लेता हूँ, उसके अंदर जरा देखना और समझना आसान हो जाएगा। एक और CSV मैंने रखी हुई है मार्कशीट के नाम से। ठीक है, ये एक डमी डाटा है। क्लास मेंशन है, कॉलम क्लास का कॉलम है, रोल नंबर कॉलम है, नेम है, इंग्लिश के मार्क्स हैं, उर्दू के मार्क्स हैं और मैथ्स के मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैंने नल रखी हुई है, वो NaN से शो हो रही हैं। ये NaN है, NaN है, NaN है। ठीक है, ये जरा मैंने छोटा डाटा सेट लिया ताकि जब हम क्लीनिंग करें डाटा को तो ज्यादा क्लियरली नजर आए। अच्छा, मोस्टली हम जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये हो रहे होते हैं कि हमें जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको फिल करना होता है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं कुछ मिसिंग वैल्यूज है, उनको फिल करना होता है। बाज़ औक़ात हम चाह रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक वैल्यू देना चाह रहे होते हैं कि कोई ये जो एम्प्टी सेल्स हैं इनको इस स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, बाज़ औक़ात हम चाह रहे होते हैं कि नहीं, पूरे कॉलम का मीन लिया जाए और वो जो मीन है वो उस एम्प्टी जो सेल है उसमें प्लेस किया जाए। बाज़ औक़ात हम चाह रहे होते हैं कि पूरे कॉलम की मिनिमम वैल्यू हो जाए, बाज़ औक़ात हम चाह रहे होते हैं मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। तो उसके लिए फिल NA का फंक्शन है वो हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसका सिंटैक्स देख लो, मैं tf.fill NA और मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ 999 tf डॉट। ठीक है, अब ये देखें जहाँ जहाँ नल वैल्यूज थी वहां उसने 999 पुट कर दी है पूरी शीट में ही। ठीक है, पूरे डाटा फ्रेम में। अगर मैं चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर ये पुट करे तो मुझे वो स्पेसिफिक कॉलम मेंशन करना है। तो ये उस स्पेसिफिक कॉलम के अंदर ये चेंज करेगा। TF व्यू करता हूँ पूरे
डाटा फ्रेम को। पर इसको आ गया है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये एक कॉलम को दिखाएगा। अच्छा, अगर मैं मीन लेना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर तो अब ये फिल करेगा मीन से। क्या मिस कर रहा है सर? ये मिस नहीं कर रहा, ये बेसिकली लगता है नल टाइम का एरर जब होता है ना, नल वैल्यू समटाइम एरर होता है जिनको ये मीन उनका कैलकुलेट नहीं कर पा रहा होता, तो देन ये एरर हमारे पास जब नहीं नल वैल्यूज कोई तो फिल करना है। 1 मिनट, हाँ ब्रैकेट में सो रही है। ये देखें, अब ये उसने मीन लिया। पहले जहां पर 99 था, अब ये मैथ कहां पर है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसने मैथ मिसिंग है 3rd नंबर पे, ठीक है। तो ये 3rd नंबर पे उसने मीन पुट कर दिया, 78 पुट कर दिया। अब मैं अगर मैं मिनिमम यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो ये 3rd नंबर पे कोई और वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ठीक है। देखें, ये मिनिमम वैल्यू 45 डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह अगर मैं मैक्सिमम लिखता हूँ तो ये मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देगा। अगर मैं मल्टीपल कॉलम्स के साथ अगर मैं मीन लेना चाह रहा हूँ तो मैं मल्टीपल कॉलम्स के साथ भी मीन ले सकता हूँ। हर कॉलम का अलग अलग भी ले सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट है ये किसी दूसरे डाटा फ्रेम में स्टोर हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं DF2 कह रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो ओरिजिनल है वो आपका सेम रहेगा डाटा फ्रेम, और एक नया डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, उसको आप DF प्रिंट करवा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो आपका DF सेम रहेगा। ये देखिए, मैथ के कॉलम में जो आपका मेन DF है वहां पर नल वैल्यू है, लेकिन आप एक नया DF क्रिएट किया, डाटा फ्रेम क्रिएट किया, वहां पर ये 99 शो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, ये मिसिंग वैल्यूज का दोबारा बता दें। मिसिंग वैल्यूज को फिल करने का मैंने बताया कि 2-3 वेज हैं। पहला ये कि सपोज आप पूरे डाटा फ्रेम में आप जितने भी मिसिंग वैल्यूज हैं पूरे डाटा फ्रेम में जितने भी मिसिंग वैल्यूज हैं उसको आप किसी स्पेसिफिक नंबर से फिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो नंबर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, सपोज 1111। सॉरी, ठीक है। तो जितनी भी मिसिंग वैल्यूज थी उस पूरे डाटा फ्रेम में वो उसने रिप्लेस कर दी है 111 से, टेट्रा1 से, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूं किसी स्पेसिफिक कॉलम में, ये एक स्पेसिफिक कॉलम मैं ले रहा हूं, इसके अंदर फिल करे, ठीक है। तो वो
उसी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर सिर्फ चेंज कर रहा है, बाकी कॉलम्स के अंदर उसके अंदर चेंज नहीं कर रहा। अगर आप किसी दूसरे कॉलम के अंदर कोई और लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक कॉलम में आप मीन लेना चाह रहे हैं, दूसरे कॉलम में आप वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, अब मैथ के कॉलम में मैंने वैल्यू पुट कर दी और दूसरे कॉलम में मैं क्या ले रहा हूँ मीन ले रहा हूँ इसका। लास्ट में एक ब्रैकेट लगा दें सर, लास्ट में ब्रैकेट। पर ऐसे ही एक ब्रैकेट बस। ठीक है, अब ये आपको सर दो अगर प्रिंट डाटा दिखा लेते रहा है। वक्त इस तरह मिसिंग वैल्यूज आ रही होती हैं तो हम क्या बस डिफॉल्ट वैल्यू से ही उसको रिप्लेस कर देते हैं, जिस तरह आपने 111 किया, मतलब उसको फिल कर देते हैं, या इसका कोई और तरीका भी है? हाँ, मैं यहाँ पर मीन लिया है ना, देखें मीन भी वैल्यू, ज्यादातर ना मीन वैल्यू ली जाती है जब भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं ना और प्री प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, तो आप उस कॉलम की मीन वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप मिनिमम वैल्यू भी ले लेते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात हमें जरूरत पड़ती है, कुछ डिफरेंट शीट्स का डाटा है या डिफरेंट डाटा फ्रेम्स का डाटा है, आपने उनको मर्ज करना है। अब शीट्स का डाटा डाटा फ्रेम्स में तो आ गया, वो दो डिफरेंट डाटा फ्रेम्स हैं, उनको आपने मर्ज करके शो करना है। तो पहले तो मैं सिंपल डाटा फ्रेम्स ले लेता हूँ, इसी डाटा फ्रेम के ना दो डाटा फ्रेम्स बना लेता हूँ। df2 एक बना लेता हूँ, अच्छा ये जो हेड है ये क्या करता है, पहली 5 रोज उठा के दे देगा। ठीक है, अगर आप टेल यूज करेंगे तो ये आखिरी 5 रोज उठा के दे देगा। एक और डाटा फ्रेम बना लेता हूँ, df डॉट टेल, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 7, तो ये आखिरी 7 रोज ये 8 रोज डाटा फ्रेम 3 में गई हैं और ये पहली 5 रोज डाटा फ्रेम 2 में स्टोर हुई हैं। ठीक है, ये हेड और टेल हम यूज कर सकते हैं लास्ट रोज और फर्स्ट फ्यू रोज को सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों डाटा फ्रेम्स को df2 और df3 को, इन दोनों को ये सपोज मैं कर रहा हूँ कि ये दो डिफरेंट शीट से डाटा लिया गया है, इसमें मैंने उसी pd डॉट मर्ज, और यहाँ पर हम डाटा फ्रेम्स के नेम मेंशन करते हैं, डाटा फ्रेम 2 कॉमा डाटा फ्रेम। इसके अलावा हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि किसकी बेस के ऊपर मर्जिंग करें। आप कॉलम का नेम मेंशन कर दें, जहां पर ये कॉलम्स मैच हो रहे होंगे सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को मर्ज करेगा।
और मैं ये इसका रिजल्ट स्टोर करवा रहा हूँ डाटा फ्रेम 4 में। सपोज एक और डाटा फ्रेम ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं ये स्टोर करवा रहा हूँ। सिंटैक्स में देख लो इसका, ऐसे ही है। और अगर अब मैं प्रिंट करवाता हूँ डाटा फ्रेम 4 को, तो ये इसने मर्ज कर दिया, ठीक है। तमाम कॉलम्स को उसने अलग अलग ले लिया। एक मिनट, मैं इस चीज को रिमूव करता हूँ, अब मर्ज करता हूँ। अब ठीक किया। देखिए जहां पर रोल नंबर्स मैच कर रहे थे 4 और 5, ये दो रोल नंबर्स थे जो दोनों डाटा फ्रेम्स में मौजूद थे। कैसे? यहाँ पर पहली 5 रोज डाटा फ्रेम में, डाटा फ्रेम 3 में लास्ट 7 रोज थी, ठीक है। 4 और 5 जो रो थी वो दोनों में कॉमन थी। मर्जिंग करते हुए उसने सिर्फ वही दोनों रोज उठा लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट कुछ इस तरह से आए तो आपको मर्जिंग कॉलम्स मेंशन करने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ हो क्या रहा है, जो कॉलम्स है उनको 2 दफा दिखा रहा है, ठीक है। पहले डाटा फ्रेम को एक्स के साथ दिखा रहा है, दूसरे डाटा फ्रेम के कॉलम्स को वाई के साथ दिखा रहा है। वैल्यूज दोनों में सेम है, ठीक है। तो आप 2 डाटा फ्रेम्स को मर्ज भी कर सकते हैं। अगर मैं कुछ इस तरह करूं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ज्यादा हो जाएगा। मैं डाटा फ्रेम्स के ना, जब मैं पिक कर रहा हूँ रोज को, तो मैं कॉलम के ऊपर फिल्टर लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं उठा देता हूँ रो पर इंच के मार्क, और दूसरे डाटा फ्रेम में मैं उठा लेता हूँ रोल नंबर, और मैथ्स के मार्क्स उठा लेता हूँ। डॉट, इसका भी हेड ही उठा लेता हूँ, और इसके मैं उठा लेता हूँ 7 रोज उठा लेता हूँ। पहले ये दोनों डाटा फ्रेम्स आप लोगों को मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि इन दोनों डाटा फ्रेम्स में क्या स्टोर हो रहा है। 2 कॉलम्स उठा रहा है और पहली 5 रोज उठा रहा है डाटा फ्रेम की। 2 कॉलम्स कौन से उठा रहा है? रोल नंबर और इंग्लिश। यहाँ पर 2 कॉलम्स उठा रहा है, रोल नंबर और मैथ्स, और पहली 7 रोज उठा रहा है, ठीक है। इसका प्रिंट देख लें, ये कहाँ पर एरर आ गया है। मैथ्स नॉट इन इंडेक्स, मैथ है कॉलम का नाम शायद, ठीक है। तो ये रोल नंबर और इंग्लिश डाटा फ्रेम 2 दिखा रहा है, रोल नंबर और इंग्लिश 2 कॉलम्स के नाम से, और पहली 5 रोज दिखा रहा है 1 2 3 4 5, रोल नंबर 1 2 3 4 5। और रोल नंबर और मैथ दिखा रहा है, ये दूसरे डाटा फ्रेम में है 1 2 3 4 5 6 7 और मैथ का कॉलम। अब अगर मैं इन दोनों डाटा फ्रेम्स को मर्ज करता हूं, ठीक है, ये कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट दिखा देगा। डाटा फ्रेम 4 को अब मैं डिस्प्ले करता हूँ इन दोनों डाटा फ्रेम्स को मर्ज करने के बाद। तो ये देखिए अब दोनों को उसने मर्ज कर दिया, ठीक है। जहां रोल नंबर्स मैच हो रहे थे वो वैल्यूज उसने उठा ली। ठीक है, तो हम डिफरेंट डाटा फ्रेम्स को इस तरह मर्ज भी कर सकते हैं। सर डाटा फ्रेम बना के हम डाटा क्लीनिंग भी कर सकते। डाटा क्लीनिंग की तो की थी अभी हमने। डाटा क्लीनिंग में क्या होता है, हम सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ सर कि फ्रेम्स में भी क्लीनिंग कर सकते हैं या वो नहीं पॉसिबल? यानी डिफरेंट फ्रेम्स बना, यानी सर स्पेसिफिक कॉलम की स्पेसिफिक रो।
हाँ जी, स्पेसिफिक कॉलम की स्पेसिफिक रो को आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर किसके ऊपर होगी? हाँ, मैंने रोल नंबर, हम वो बाय डिफॉल्ट जो है ना, वो ना की बना लेता है एक कॉलम का, वो खुद से वो फाइंड आउट करता है कि कौन सा कॉलम जो है वो की होगा, ठीक है, और उसकी बेस के ऊपर करता है। लेकिन यहाँ पर ना मैंने एक्सप्लिसिटली भी मेंशन कर दिया, ऑन मर्ज करे df2 को df3 को, ऑन किसकी बेस के ऊपर? रोल नंबर के ऊपर। तो हम किसी भी स्पेसिफिक रो और कॉलम की तो मैंने फिल्टरिंग सबसे पहले बताई है कि आप अगर दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो कॉलम्स के नेम मेंशन करने हैं, अगर रो सेलेक्ट करनी है तो वो मैंने बताया था। सपोज ये df4 है, अगर मैं इसकी कुछ स्पेसिफिक रो सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, कॉलम्स भी और रोज भी, अगर मैं कॉलम देखना चाह रहा हूँ सिर्फ इंग्लिश का सपोज, ठीक है, और मैं रोज देखना चाह रहा हूँ 1 से लेकर 2 से लेकर 3 तक, 2 रोज अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे एक ही रो दिखा रहा है। हाँ, 2 से लेकर अगर मैं 4 लिखूंगा तो फिर ये 2 रोज दिखाएगा, सेकंड और थर्ड, इंग्लिश वाले कॉलम की। इसको आप, अगर आप इस रिजल्ट को किसी और डाटा फ्रेम में स्टोर करवाना चाहते हैं तो ये प्रिंट करवाने के बजाय कोई और डाटा फ्रेम लिख दें, कोई और वेरिएबल मेंशन कर दें यहाँ पर। तो अभी ये df5 में ये रिजल्ट स्टोर हो गया, इसके ऊपर कोई चेंजेस करनी है तो वो कर दें। अच्छा, इन प्लेस का है एक फंक्शन, वो हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली जब हम फिलिंग कर रहे हैं। फिल एन ए जो हमने ऊपर यूज किया हुआ है, ठीक है, फिल एन ए को अगर आप ट्रू कर देंगे तो जो डाटा फ्रेम की, जिस डाटा फ्रेम के अंदर आप चेंजेस कर रहे हैं उस डाटा फ्रेम के अंदर परमानेंटली उस डाटा फ्रेम के अंदर चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं तो वो प्रिंट वक्ती तौर पे प्रिंट में आपको वो दिखा देगा, ठीक है, प्रिंट आप ये जो फिलिंग है वो हो चुकी है, लेकिन उस डाटा फ्रेम में एक्चुअल में फिलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप एक्चुअल में फिलिंग चाह रहे हैं उस डाटा फ्रेम में तो फिर या तो उसके दो तरीके कार हैं, आप ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट डाटा फ्रेम्स लिए उनके अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, तो वो जो डिफरेंट डाटा फ्रेम्स df2 df3 df4 df5 ये डाटा फ्रेम्स जो बन रहे हैं इनके अंदर तो वो न्यू वैल्यू स्टोर होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी में स्टोर करवाना चाह रहे हैं df जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है उसके अंदर अगर आप वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू यूज करेंगे हर फंक्शन के साथ, तो वो उसी में ही चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन मोस्टली हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम होता है उसको हम सेम रहने देते हैं, उसको चेंज नहीं करते तक, क्योंकि बार बार हमें ओरिजिनल डाटा को देखने की, व्यू करने की, उसके अंदर चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं नए डाटा फ्रेम्स बना लेते हैं, उनके अंदर जो चेंजेस या कस्टमाइज डाटा होता है उसको वहां पर यूज करते हैं। अच्छा, ये जितने भी वर्किंग मैंने आप लोगों को जल्दी जल्दी करके दिखा दी है क्योंकि ये कोई खास मुश्किल नहीं थी। ये वर्किंग सारी मैं आप लोगों को ना स्लाइड्स में शायद LMS के ऊपर शेयर कर चुका हूं, अगर नहीं कर चुका एक मिनट मैं देख लेता हूं, मैं वहां पर शेयर कर लेता हूं। वीक नंबर 10-11, हाँ जी, वीक नंबर वीक नंबर 12 एंड 13 में है डाटा एनालिसिस यूजिंग पांडास लाइब्रेरी के नाम से पावर पॉइंट की स्लाइड्स मौजूद है, वहां पर ये डिटेल से और इन्हीं एग्जांपल्स के साथ मौजूद है जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर यूज की हुई है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोगों ने स्लाइड्स के ऊपर सारे फंक्शंस मौजूद हैं, ये सारे फंक्शंस जो मैंने आज डिस्कस किए हैं ये सारे फंक्शंस आप लोगों ने अपने किसी भी डाटा सेट के ऊपर इस्तेमाल करके और उसकी वर्किंग आप लोगों ने मुझे सबमिट करनी है, ठीक है। हर स्टूडेंट का डाटा सेट डिफरेंट होना चाहिए,
आप अपना बना लें, नेट से उठा लें, कोई भी डिफरेंट डाटा सेट आप उठा लें। ये सारी वर्किंग जो स्लाइड्स के ऊपर गिवन है, ये आप सारी वर्किंग आप करके मुझे दिखाएंगे अपने डाटा सेट के ऊपर। सर असाइनमेंट की टाइमिंग? कोशिश करें जिस डाटा सेट के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं वही डाटा सेट यूज करें, अगर वो इमेजेस का डाटा सेट नहीं है। सर ये कब तक असाइनमेंट सबमिट करवानी है? मैं डेट मेंशन कर दूंगा, मिनिमम 4 से 5 दिन तो दूंगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जिसका टॉपिक चेंज हो गया वो किस पे करे फिर? बेटा मैंने बोला ना, आप खुद से डाटा सेट क्रिएट बना लें, नेट से उठा लें, कोई भी डाटा सेट हो, लेकिन हर स्टूडेंट का डाटा सेट दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। किसी के कोई 2 स्टूडेंट्स का डाटा सेट मैच ना करता हो। ठीक है सर, थैंक यू सर। लेकिन आपने ये फंक्शन सारे इस्तेमाल करने हैं पांडास लाइब्रेरी के, जो मैंने स्लाइड्स में मेंशन किए हुए हैं, और यही मैंने आज क्लास में डिस्कस भी किए हैं। जी सर ठीक है। एक चीज और शायद रह गई है, एक्सपोर्ट की। सर उसके अलावा आपने एक मिस की है, नेमिंग जो है ना, कॉलम्स को नेम कैसे देते हैं, वो मेन है। मतलब अगर किसी के डाटा सेट का जो नेम नहीं है कॉलम्स को, वो आप CSV फाइल में नेम दे दें। अच्छा वैसे ये चीज मैंने तैयार भी नहीं की, और मैंने इसको कोई खास देखा भी नहीं है कि आपने अगर डाटा सेट के कॉलम्स CSV फाइल में ही कॉलम्स के नेम्स नहीं है, ये कह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि समटाइम ऐसा होता है कि नेम वो मतलब जिस तरह दिए होते हैं अंडरस्कोर करके, या किसी भी हम जब डाटाबेस से डाटा सेट लेते हैं, CSV एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे जैसे ID लिखा हुआ है या लिखा हुआ है कि नेम को उन्होंने N_ या F_ किया हुआ है, तो हमें अपनी उसके लिए फिर नेम देने पड़ते हैं डाटा फ्रेम में, क्योंकि फिर नहीं याद रहता तो हम अपनी सानी के उनको दे लेते हैं ये चीज। अच्छा वो चीज नहीं मैंने इंक्लूड भी नहीं की, तैयार भी नहीं की, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको CSV फाइल में ही आप चेंज कर लें नेम्स को। ठीक है। अच्छा ये जो मैंने लास्ट में कमांड लिखी है, ये आप किसी डाटा फ्रेम को एक्सपोर्ट करना चाहें CSV फाइल में, ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट भी आप इस तरह कर सकते हैं। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। डाटा फ्रेम नेम .to_CSV, सॉरी सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन मेरे ख्याल से तो व्यू हो रही है, किसी को व्यू नहीं हो रही स्क्रीन? सर हो रही है शेयर, हो रही है सर। आप डाटा फ्रेम नेम .to_CSV यूज करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर आप CSV फाइल का नेम मेंशन कर दें, उसमें फाइल क्रिएट हो जाएगी, और डाटा फ्रेम की जो भी डाटा होगा वो CSV फाइल में स्टोर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर ले। सर ये मैंने चैट में ना वे सेंड किया है, तो सेकंड वाला इसके थ्रू हम जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं कॉलम्स को। ये पॉप पॉपुलेशन से जो रिप्लेस किया ना, लाइफ एक्सपो को लाइफ एक्सपीरियंस है, इस तरह ऐसे रीनेम कर सकते हैं। अगर किसी ने करने हैं तो आप देख लें, ये रीनेम कर लें। अच्छा डेटाबेस की भी मैंने बात की थी कि अगर आपने डेटाबेस से डाटा इंपोर्ट करना है तो डिफरेंट डेटाबेस से डाटा इंपोर्ट करने की डिफरेंट कमांड्स हैं, और बाज़ औक़ात आपको लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करनी पड़ती, जैसे ओरेकल की डेटाबेस है, और वहां से आपने डेटाबेस को एक्सेस करना है। ठीक है, तो CX_Oracle इसको आप इस लाइब्रेरी को पहले आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इंपोर्ट करके
एंड ये जो मैंने नेक्स्ट कमांड स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, आप कनेक्टिविटी करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड देंगे, लोकल होस्ट का एड्रेस मेंशन करेंगे। इसके बाद जैसे आप डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर आप सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, जितनी भी कमांड्स आपने डेटाबेस के अंदर जैसे आप रन करते हैं, आप यहाँ पर रन भी कर सकते हैं और वो सिलेक्ट करके डाटा को एक्सेस करने के बाद डाटा फ्रेम्स में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हर डेटाबेस के लिए आपको डिफरेंट, अगर आप एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एसक्यूएल की कनेक्टिविटी यूज करनी पड़ेगी, ओरेकल की कनेक्टिविटी ये जो मैंने मेंशन की है। इसी तरह डिफरेंट डेटाबेसेस के लिए डिफरेंट कमांड्स हैं, वो आप नेट से यूज कर सकते हैं। डाटा फ्रेम्स के ऊपर जो जैसे वर्किंग होती है वो मैंने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दे दी है। अब लोगों के डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह की वर्किंग की रिक्वायरमेंट है। आप उस तरह के फंक्शंस पांडास के यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो विजुअलाइजेशन के ऊपर होगा। डाटा को ग्राफ्स के फॉर्म में विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। इन्हीं डाटा फ्रेम्स को हम विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी के थ्रू चेक करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ लें और अटेंडेंस आप लोग लगा लीजिएगा। सॉरी सर, लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करते हैं इसमें? पहले तो आप कमांड लाइन में ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। बट सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अक्सर स्टूडेंट्स के पास ना शायद ये पाइथन इंस्टॉल ही नहीं होगी सिस्टम पे ना। पाइथन इंस्टॉल तो सबसे पहले करनी पड़ेगी ना। पाइथन इंस्टॉल पहले पाइथन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ये सारी वर्किंग करेंगे। वही ना सर, पाइथन के बाद वो जो जुपिटर है वो अलग से करना पड़ता है ना, इंस्टॉल कर हाल हो जाए। नहीं करने का तो सिर्फ पाइथन इंस्टॉल कर ले, जुपिटर करने की जरूरत नहीं। जुपिटर मैंने एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया था, मुझे ये लग रहा था कि उससे लेक्चर आसानी से दे सकूंगा। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको पाइथन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाकर ना आपको पाइथन का पाथ देना पड़ेगा। उसके बाद आप सिर्फ ये कमांड रन करेंगे। अगर डायरेक्टली कमांड रन हो जाती है तो वो आपको पाथ देने की जरूरत भी नहीं है। पिप इंस्टॉल और पांडास लिखेंगे तो पांडास की लाइब्रेरी इंस्टॉल। पिप इंस्टॉल के आगे जो लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं सीएमडी में जाकर, स्क्रीन व्यू हो रही है आपको? नो सर। जी सर, हो रही है। ठीक है, तो आप कमांड लाइन में pip स्पेस इंस्टॉल स्पेस पांडास लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड होगी और उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगी। कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी हो, लेकिन शर्त यह है कि पहले आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो और उस एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो। वो भी आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना है। सर, इंस्टॉलेशन के टाइम पे ना वो ऐड पाथ का ऑप्शन देता है, अगर वहीं पे कर दें तो फिर नहीं करना पड़ता, फिर सारी चीजें खुद ही वो मैनेज करते हैं। हाँ, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बड़े इंस्टॉलेशन के टाइम पर भी हो जाता है अगर आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करते हैं तो। चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम विजुअलाइजेशन डिस्कस करेंगे और होपफुली उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा इमेजेस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि पाइथन के थ्रू हम इमेजेस के ऊपर कैसे काम करते हैं। ठीक है जी सर, इंशाल्लाह सर। अगर किसी स्टूडेंट को लाइब्रेरीज इंस्टॉलेशन में या वर्किंग में पांडास के फंक्शंस में कोई भी इशू आ रहा है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आंसर बाज़ औक़ात ज़रा देर से देता हूँ। देर से मुराद ये है कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग मुझे सुबह मैसेज करें तो मैं शाम को रिप्लाई करूँ, शाम को मैसेज करें तो मैं नेक्स्ट डे रिप्लाई करूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई ज़रूर करूँ।
चलो मैं सेशन एंड करता हूँ। असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको फिर सबमिट करवा दीजिएगा। डेडलाइन में मेंशन कर दूंगा एलएमएस के ऊपर ही। अटेंडेंस आप लोग एलएमएस के ऊपर लगा लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। आपको सर अल्लाह हाफिज।